अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। देखो, हमने पिछले बार पढ़ा कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या थी। कमर्शियल फॉरेस्ट्री एक रूप था एक्सप्लॉइटेशन का हमारे यहाँ इंडिया में। किन के थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू। हमने आपको पिछली बार बोला जो भी वहां फॉरेस्ट रिसोर्स थे इंग्लैंड में वो खत्म हो रहे थे। उनकी नजर जो पड़ी वो अपनी कॉलोनी में से पड़ी और कॉलोनियों में से उनकी प्रेफरेंस जो थी वो इंडिया की थी, क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे इसमें सारे टाइप ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी पाए जाते होंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी प्रेफरेंस यहाँ पे पड़ी है ना। तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए, फॉरेस्ट पॉलिसी आई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चूज किया, उन्होंने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाया। तो उन्होंने कमर्शलाइजेशन की फॉरेस्ट की। कमर्शलाइजेशन क्या होता है? कमर्शलाइजेशन आपको मैंने पिछली बार बोला, जब मतलब ये फॉरेस्ट्री का इंटेंट हो, कमर्शियल इंटेंट जब उसका हो, जब उसका मतलब आउटकम हो कमर्शियल कंसिडरेशंस। देखो, इससे बहुत सारे असर पड़े, वो हमने पिछले बार पढ़ा है आपको अच्छी तरह कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है। देखो इससे क्या क्या असरात पड़े। सबसे पहले इसे इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट्री, कमर्शियल फॉरेस्ट्री ऑन लाइव्स पड़ा, आम लोगों की जिंदगियों पे इससे असर पड़ा। इफेक्ट ऑन कल्टीवेशन पे इस पे असर पड़ा। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ पे इस पे जबरदस्त असर पड़ा। और इसकी वजह से क्या हुआ? न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो ये सब हुआ। मानो ये अगर पॉजिटिव था, पॉजिटिव ये इसके पहलू थे, ये तीनों जो थे ये नेगेटिव इनका असर पड़ा। आज हम इनमें से 2 पॉइंट चुनते हैं, वो है इफेक्ट ऑन लाइव्स ऑफ पीपल एंड इफेक्ट ऑन कल्टीवेशन। इफेक्ट ऑन लाइव्स ऑफ पीपल में जो देखेंगे, हम देखेंगे लोगों की जिंदगी पे इससे क्या असर पड़ा। देखो, फॉरेस्टर्स की, ब्रिटिश की और ब्रिटिश एम्प्लॉयज की और विलेजर्स की जो कॉन्सिडरेशंस थी वो डिफरेंट थी। इनका आइडिया जंगल का डिफरेंट था। आम लोग जो थे, जो विलेजर्स थे, जो इंडियन विलेजर्स थे, जिनकी डिपेंडेंस थी फॉरेस्ट पे, तब के टाइम में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था। तो प्राइमरी सोर्स आपको पता ही है प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में क्या होती है, जिनमें वो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो उनका जो था, लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बोलती थी मैक्सिमम स्पीशीज होनी चाहिए जंगल में, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो जो वहां पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन थे उसको क्लीन अप करते थे, उसको डिफॉरेस्ट करते थे, उसको मतलब वाइप ऑफ करते थे और वहां पे डिजायर्ड स्पीशी ऑफ प्लांट्स लगाते थे। डिजायर्ड स्पीशी क्या हुआ? 1 या 2 वैसे पेड़ जो लंबे हो, जो मोटे हो, जिनसे हार्डवुड निकलता हो, जैसे टीक है, साल है। लेकिन विलेजर्स की जो कंसंट्रेशन थी वो डिफरेंट थी। वो जंगलों से रूट्स हासिल करते थे, ट्यूबर्स हासिल करते थे, क्यों? एडिबल हुआ करते थे, उसको खाते थे। मानसून से पहले जब स्टॉक खत्म होता तो लोगों की तकरीबन डिपेंडेंस जो होती थी जंगलों पे ही रहते थे, वही उनको सस्टेन करने में मदद करते थे। लीव्स उनसे बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे ये प्लेट्स के तौर यूज करते थे, उनको कटोरियां बनाते थे, उनसे बीड़ी बनाते थे। फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स खुद को खाते थे। जैसे हम कुछ साल पहले अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर भी जंगल में जंगली आम मैंने खाए एक टाइम में, वो सारा जंगल से मिलता था और वो सब लोगों को सस्टेन करने में बड़ा मदद करता था। ऐसे ट्यूबर्स ये लोगों को खाने में, जंगली सब्जियों, जैसे हमने वो एक हर्ब सा होता है वो कांटेदार, हम जब छोटे थे उसका रूट निकाल के उसका वो बड़ा एडिबल हुआ करता था, वो बड़ा मजेदार हुआ करता था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये सारा क्लियर किया तो लोगों की जो सस्टेनेबिलिटी थी उस पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि अब उनका मतलब वो उनका ये जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो उनसे छिना जा रहा था। तो मतलब गरज ये है कि लोगों का जो मुआश है उस पर इससे बड़ा असर पड़ा। सिर्फ यही नहीं, कमर्शियली भी लोग इसको यूज करते थे। मल्टीपल स्पीशीज होने की वजह से बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, जैसे हमारे गिच्छी पाया जाता है, बाकी चीजें ऐसे एडिबल, ये उनके लीव्स यूज होते हैं एज ए हर्ब, एज ए मेडिसिन, एज ए रेमेडी टू डिफरेंट डिजीज। वो जब सारा क्लियर किया उन्होंने, मतलब उसको वाइप ऑफ किया, तो लोगों को सीधा इसका असर आम लोगों पे पड़ा। और फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए। फॉरेस्ट एक्ट में बहुत फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करना ये तो एक ऑफेंस माना गया। इसके वजह से क्या हुआ, फॉरेस्टर्स और पुलिस जो थे वो बने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑपरेशन, है ना।
उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वो लोगों को फिर वो मतलब वो कसते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, करप्शन जो ऑलरेडी थी ब्रिटिश टाइम में वो एक्सपोनेंशियल टाइम्स वो इंक्रीज हो गई, है ना, क्योंकि ये पता ही था, लोग उनके पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था ही नहीं, तो वो मजबूर थे ये सब करने के लिए। और ये सब करने की वजह से दे फेल इन क्लच ऑफ दिस स्क्रूपुलस एलिमेंट्स, जैसे पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो इससे करप्शन जो है वो रॉकेट अप हो गई, है ना, एक्सपोनेंशियल टाइम्स वो इंक्रीज हो गई। तो उसकी वजह से इन द लॉन्ग रन जो है ये एक साइक्लिक वैशियस सर्कल में लोग फंस गए। जैसे इसकी वजह से क्या हुई, इनडेबिटनेस हुई। तभी के टाइम में उनका एक एक्सप्लॉइटिव मैकेनिज्म का एक जो ऑर्गन था वो था मनी लेंडर्स। तो ये मनी लेंडर से पैसा लेने लगे। मनी लेंडर्स से जब इन्होंने पैसा लिया, वो उतारने वो सूद उसका मतलब वो एक्सटॉर्बिटेंट रेट ऑफ वो होता था, टैक्सेशन होती थी उस पर, तो वो पे आप नहीं कर पाए। उसकी वजह से क्या हुआ, इनडेबिटेडनेस हो गई, उनके जमीनें बेच दी, बाकी हुआ। तो लोगों की जो प्रॉब्लम है मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई। ऐसे इफेक्ट ऑफ कल्टिवेशन देखो, अगर हम देखें इंडिया में जो था, नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी उनके इलाकों में, जैसे जहां जहां भी ट्राइबल लोग रहते हैं, या अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, एमपी की बात करें, वहां पर जो है लोग जो है एक किस्म की कल्टीवेशन करते हैं, थे और हैं, अभी भी करते हैं। जैसे बिल्स हैं, गोंड्स है, कोल्स है, संतलास है, वो सारे करते थे यही कल्टीवेशन। कौन सी कल्टीवेशन, उसको बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, वो पहले सबसे पहले ये पता होना। देखो, एक बड़ा फॉरेस्ट लैंड लिया जाता है, उसमें जो भी वेजिटेशन है उसको बर्न किया जाता है, उसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। वो जब वहां पे राख निकलती है वो बहुत फर्टाइल होती है। जैसे हम डिलिबरेटली घर में जो कोयला राख वाख निकलता है वो हम किचन गार्ड्स में डालते हैं, क्यों, वो फर्टाइल बना देता है उसमें। ये क्या है, बड़े फॉरेस्ट पैच को जला के वहां पे उसमें सीड्स वो करते थे कुछ टाइम पहले, मानसून से कुछ ही दिन पहले। तो मानसून जब आता था उसको इरिगेशन करने की जरूरत नहीं, वो सीड जो स्प्राउट होते थे उससे फसल निकलने स्टार्ट होती थी, और उसको काट के 2-4 साल ये जमीन में ये प्रोसेस की जाती थी। फिर जब लगता था इनको जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई, वो बैरन हो गई, तो उसको 10-15 साल ऐसे ही रखा जाता था, तब तक वो किसी और पैच पे करते थे। मिसाल के आज यहाँ सलकूट में किया, दूसरे रोज दूसरे गांव में किया, तीसरे 5-6 साल के बाद तीसरे गांव में किया, 10-15 साल के बाद इधर फिर से वो टर्न आ जाती थी, वो इधर आ जाते थे। अंग्रेजों ने इसको माना, इस पे फॉरेस्ट लॉज में ये सब इलीगल करार दिया। ये कल्टीवेशन जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम से जानी जाती है, जैसे झुम है, धया है, पंडा है, बेवार है, रेवाड़ है, पोड़ू है, कुमरी है, बहुत सारे नाम हैं, इनसे ये जाना जाता था। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, एशिया के बहुत सारे हिस्सों में की जाती थी, अफ्रीका में की जाती है और साउथ अमेरिका में की जाती है, जहां पे मतलब सस्टेनेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हो, जहां पे कमर्शियल एग्रीकल्चर ना हो। तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने बोला ये तो भाई हमारे लिए मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है। क्यों, 3 वजूहात उन्होंने दिए। सबसे क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले बोला इससे अगर जब ये आग जलाते हैं तो हमारे, इन्होंने एक रिजर्व फॉरेस्ट रखे थे जिनमें वैल्यूएबल स्पीशीज हुआ करती थी, उनको आग लगने का खतरा है। तो एक तो ये कारण बताए, तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर जब भी कोई ये है ना लैंड सेटलमेंट हुआ करती थी, उसमें ये फिक्स होता था, पहले इनको पता होता था कितना हमें लैंड रेवेन्यू आएगा। जब बंदा 1 साल इधर है, दूसरे साल उधर है, तीसरे साल उधर है, तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस सप्लाई इनको इंश्योर नहीं हुआ करती। तो इन्होंने बोला ये भी एक कंपनी के लिए या ब्रिटिश के लिए नुकसान है। ओके, 2 फैक्टर। तीसरा इन्होंने बोला अगर हम ये इधर कर रहे हैं कल्टीवेशन, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये फिर से उधर ही आते हैं, तो हमारे जो टीक है या साल है, इसको ठीक ठाक टाइम लगता है ग्रो होने में, इसका मतलब हमें तो फिर कहीं जमीन ही नहीं मिलेगी। तो ये कुछ वजूहात थे जिनकी वजह से अंग्रेजों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, जो मतलब ट्राइबल लोगों का ओनली सोर्स ऑफ सस्टेनेंस था। तो विद दिस वी कंप्लीटेड टुडे 2 of the effects due to commercial forestry. Next time in the next class we will take up other 2 reasons. Till then, Khuda Hafiz and bye.